Hello बच्चों and welcome to the wonderful world of economics. Yes बच्चों, as we have started our new journey that is disequilibrium in the balance of payment, उसके different types को हम discuss कर रहे हैं, उसके हम different causes को हमने already discuss किया. आज के हम डिस्कशन में ये देखेंगे कि गवर्नमेंट ने इन बीओपी के डिसइक्विलिब्रियम को ओवरकम करने के लिए कौन कौन से मेजर्स फॉलो किए हैं इन अ वेरी सिंपल वे. एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो. नाउ हमने देखा कि बीओपी में जब हम डिसइक्विलिब्रियम देखते हैं यानी जो हम डिफरेंस देखते हैं दैट इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट टू द फॉरेन कंट्रीज बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, जो जनरली हमें दिखाई देता है डेफिसिट, यानी हमारा पेमेंट जो है वो एक्सीड है एज कंपेयर टू रिसिप्ट. हमें ज़्यादा पेमेंट करना है लेकिन हमें रिसीव जो हुआ है फॉरेन करेंसी वो बहुत कम है. तो डेफिसिट जो हमारा बीओपी है वो हमारे इकोनॉमी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट करता है और उसके हमने बहुत सारे कॉजेज़ भी देखे, बहुत सारे टाइप्स भी डिस्कस किए. आज हम देखेंगे कि कौन से मेजर्स आर अंडरटेकन टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑफ बीओपी डिसइक्विलिब्रियम. यानी ये जो स्पेशली हमें बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम हमें दिखाई देता है, अगर ये फॉर अ लॉन्ग पीरियड कंटिन्यू रहा तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अ डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि उनका लॉन्ग रन में अगर बीओपी डिसइक्विलिब्रियम रहा तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अफेक्ट होगा. और जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अफेक्ट होगा तो इकोनॉमी किस तरह से अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाएगी, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस जो हैं उसके हर इकोनॉमिक ग्रोथ में हर्डल बनेंगे. तो इसके लिए बीओपी के डेफिसिट को हमें धीरे धीरे इक्विलिब्रियम लेवल पे लेके ही आना है. ये कोशिश करनी है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, करेंसी ज़्यादा आए, सो दैट वी शुड बी एबल टू मेक द पेमेंट फॉर इम्पोर्ट. क्योंकि हम जितना इम्पोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने कॉजेज़ देखे और उस कॉजेज़ की वजह से हमने देखा कि इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, जिसकी वजह से बीओपी डेफिसिट दिखाई देता है, डिसइक्विलिब्रियम है. बट वी हैव टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम. हमें अपनी इकोनॉमी में बैलेंस करना है बिटवीन द रिसिप्ट एंड पेमेंट. तो उससे हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी स्मूथनेस, स्टेबिलिटी जो है वो आ जाएगी. तो चलो देखते हैं कौन कौन से मेजर्स हैं. जब हम मेजर्स की बात करते हैं तो इट इज़ मोस्टली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी. नंबर वन, मॉनेटरी मेजर्स. जब हम मॉनेटरी मेजर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ फॉरेन करेंसीज़ को हम इस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ कि हमारा जो बैलेंस डिसइक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम की तरफ हम जा सकें, हम डाइवर्ट हो सकें. तो ये मॉनेटरी मेजर्स हैं. और दूसरा है नॉन मॉनेटरी मेजर्स, यानी जनरल मेजर्स हम फॉलो करते हैं. तो वेरी स्पेशल जो हम मेजर्स हर एक गवर्नमेंट जो है वो फॉलो करने की कोशिश करती है वो है मॉनेटरी मेजर्स, जो स्पेशल मेजर्स रहते हैं. तो चलो डिस्कस करते हैं किस तरह से. बहुत इजी है, बहुत आसान है, जिसके थ्रू ईच एंड एवरी गवर्नमेंट दे विल ट्राई टू इम्प्रूव देयर बैलेंस ऑफ पोजीशन. वो अपने इक्विलिब्रियम लेवल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम पहला देखते हैं डिफ्लेशन. हमने देखा था साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस होती हैं और उस साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस में हम कभी इन्फ्लेशन देखते हैं, कभी डिफ्लेशन देखते हैं. जब हम इन्फ्लेशन देखते हैं तो देयर इज़ जनरल राइज इन द प्राइस लेवल, यानी महंगाई बढ़ती है. लेकिन जब हम डिफ्लेशन देखते हैं तो डिफ्लेशन हम अगर डेलिब्रेट लेके आते हैं, यानी देयर इज़ फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हमने बहुत से गुड्स एंड सर्विसेज को प्राइसेस को कम किया, तो उस वे से भी वी विल ट्राई टू ब्रिंग सम चेंजेस इन आवर इकोनॉमी विच विल अफेक्ट ऑन आवर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, जिसे हम कहते हैं जब डिफ्लेशन. तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्राइसेस को कम कर रहे हैं. और जब हम डिफ्लेशन की बात करते हैं बच्चों, तो डिफ्लेशन की वजह से आपके इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर में जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो एडजस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब डिफ्लेशन होता है प्राइस कम होने लगता है, डोमेस्टिक प्राइस कम हुई, तो नाउ जब डोमेस्टिक प्राइस कम
प्राइस पे गुड्स मिलने लगेगी तो हमारा जो खर्चा करने का पैटर्न है वो थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पे क्या होगा, द पीपल दे विल ट्राई टू स्पेंड मोर मनी ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज एंड लेस मनी विल बी स्पेंड ऑन द इम्पोर्ट। हम इम्पोर्ट पे कम खर्चा करेंगे, लेकिन अपने डोमेस्टिक गुड्स क्योंकि वो बहुत अच्छे मिल रहे हैं, लो प्राइस पे मिल रहे हैं, तो इसके लिए वी विल ट्राई टू फोकस्ड ऑन आवर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस तरह से डिफ्लेशन में थोड़ा आपका जो, जिसको हमने दूसरा नाम भी दिया है बच्चों, या डिफ्लेशन यानी मंदी हम कहते हैं, लेकिन ये मंदी हमने डेलिबरेटली बाय गवर्नमेंट के मेजर्स, डेलिबरेट स्टेप हमने लिया है। We have tried to reduce the cut down the prices of various goods and services. तो इसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी। फिर इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को इसमें से रेवेन्यू कम मिलेगा तो गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, प्लस लोगों का भी एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, यानी दे विल नॉट इंटरेस्टेड टू बाय द इम्पोर्टेड गुड्स बिकॉज दे आर अवेलेबल कॉस्टली। तो इस तरह से डाइवर्जन हो जाएगा, यानी इम्पोर्ट पे हमारा जो फोकस होगा वो कम हो जाएगा और हम अपने देश के डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना शुरू कर देते हैं। और जनरली इस डिफ्लेशन में एक और चीज़ भी हम देखते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारी मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जिसे हम सेंट्रल बैंक और आरबीआई कहते हैं, दे एडॉप्ट डिफ्लेशनरी या हम उसे कहते हैं डियर पॉलिसी। डियर यानी जिसमें आपका मनी वैल्यू जो है वो हमेशा आपकी इकोनॉमी में कम हो जाता है, यानी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। यानी इस समय हम क्या देखते हैं, सेंट्रल बैंक जो है वो अडॉप्ट करती है डियर मनी पॉलिसी, आपका मनी उस समय काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, या डिफ्लेशनरी पॉलिसी, यानी इस समय हमारी जो सेंट्रल बैंक है दे विल ट्राई टू कंट्रोल द क्रेडिट, वो वॉल्यूम ऑफ मनी को कंट्रोल करना चाहती हैं। उस समय सेंट्रल बैंक बहुत सारे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेजर्स को अडॉप्ट करती है, यानी बैंक रेट को बढ़ा देगी। अब बैंक रेट अगर बढ़ गया तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट बिकम कॉस्टली। अब इन्वेस्टमेंट कॉस्टली हो जाएगा तो ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाती हैं, प्रोडक्शन कम हो जाती है, आउटपुट कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में फिर हम देखते हैं इकोनॉमी में काफ़ी जो हमारा मनी पॉलिसी है वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि बैंक रेट आपने बढ़ा दिया। इसके लिए हमने क्या कहा, डियर मनी पॉलिसी, कॉस्टली मनी पॉलिसी हो गया। या हमने क्या किया, ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसके थ्रू हमने कुछ कंट्रोल कर दिया, या हमने एसएलआर रेशियो है उसको बढ़ा दिया। तो इस तरह से गवर्नमेंट बहुत सारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, खास करके हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी सेंट्रल बैंक, दे विल ट्राई टू फॉलो दीज क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स, ताकि हमारी इकोनॉमी में मनी क्या हो जाए, कॉस्टली, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाए, हाई, इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए, कम। तो इस तरह का जब डिफ्लेशनरी पैटर्न आता है तो उस समय हमारी इकोनॉमी में क्या हो जाता है, वी विल ट्राई टू सी इट विल कंट्रोल ऑन वेरियस क्रेडिट फैसिलिटीज़। क्रेडिट फैसिलिटीज़ में बहुत इफेक्ट आता है, लोगों की इनकम कम हो जाती है। जब इनकम यहाँ कम हो गई तो हमारा इंपोर्ट कम हो जाता है, क्योंकि इनकम ज़्यादा है तो हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, लेकिन यहाँ हमने इनकम लोगों की कम कर दी। लेकिन ये जब हम चीज़ देखते हैं ना, वी विल सी दैट कि दिस टाइप ऑफ जब हम मेथड्स देखते हैं जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया, इनकम को कम कर दिया, प्रोडक्शन कैपेसिटी को कम कर दिया, तो इससे डिफ्लेशनरी पॉलिसी के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं हमारी इकोनॉमी। और वो साइड इफ़ेक्ट्स ये है अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, क्योंकि आपने प्रोडक्शन कम कर दिया, आपने इन्वेस्टमेंट कम कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, कैपिटल फॉर्मेशन कम हो जाएगा, तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज कम हो जाएगा, विच रिजल्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम। एंड अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ क्रिएट होता है उसका कनेक्टिंग प्रॉब्लम, दैट इज़ पॉवर्टी। तो इसकी वजह से ये दो सोशल प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमी हैव गिवन अप deflation as a measure to overcome the problem of BOP disequilibrium। यानी बहुत से कंट्रीज़ चाहते हैं नहीं बाबा इससे हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े, पॉवर्टी बढ़े। हाँ, हमने थोड़ा BOP के डेफिसिट को मैनेज किया,
लेकिन इससे हमें फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, पॉवर्टी बढ़ जाए तो क्या फ़ायदा, उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में फिर से प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसके लिए डिफ्लेशन को एज मेजर करके एक्सेप्ट करना बहुत सी इकोनॉमीज़ ने, बहुत से कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट नहीं किया, दे हैव गिवन अप दैट। ओके, तो पहले शुरुआत हुई थी डिफ्लेशन से। अच्छा, दूसरा फिर मेजर आया, दैट इज़ डीवैल्यूएशन। जब हम डीवैल्यूएशन की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हम अपने करेंसी की यानी रुपीज़ की वैल्यू कम करते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। जैसे अमेरिका का $1, सपोज इट इज़ इक्वल टू 70 रुपीज़ ऑफ इंडिया। सपोज आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल, क्योंकि एट प्रेजेंट अगर हम देखते हैं तो $1 जो है, डॉलर जो है अमेरिका का, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू द 74 रुपीज़ ऑफ इंडिया या 75 रुपीज़। लेकिन चलो हम नॉर्मल फिगर लेते हैं, वहाँ का $1 लेकिन यहाँ का 70 रुपीज़, यानी हमारे इकोनॉमी के करेंसी की वैल्यू को हमने क्या किया बच्चों, डी वैल्यू, कम कर दिया। और जब हमने अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया तो पता है इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारी इकोनॉमी में जो एक्सपोर्ट है वो प्रमोट होगा, लेकिन जो इम्पोर्ट है वो कम हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि जब हम इस तरह की पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं, यानी जिसको हमने कहा डीवैल्यूएशन, तो हम लोगों के एक्सपेंडिचर के तरीके को स्विच कर देते हैं, थोड़ा बदल देते हैं। जब हम कहते हैं डीवैल्यूएशन तो ये है क्या, डीवैल्यूएशन इज एन एक्ट, ये एक एक्ट है ऑफ एन मॉनेटरी अथॉरिटी यानी आरबीआई, थ्रू विच द एक्सचेंज रेट इज चेंज, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक्सचेंज रेट को बदल देते हैं। इससे क्या होता है, एक्सपोर्ट बन जाता है चीपर और इंपोर्ट बन जाता है कॉस्टलियर। जिसने एक्सपोर्ट किया वो हमेशा फॉरेन कंट्रीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड आता है, तो एक्सपोर्ट क्या बन जाता है बच्चों, चीपर, और इंपोर्ट क्या बन जाता है, कॉस्टलियर। तो इस तरह के टेंडेंसी की वजह से एक्सपोर्ट को बूस्टअप मिल जाएगा, यानी वी विल रिसीव मोर फॉरेन करेंसी, अब रिसीव ज़्यादा होगा, और इंपोर्ट कम हो गया। जब इंपोर्ट कम हो गया तो बट नेचुरल क्या हो जाएगा, हमारा बीओपी में जो डेफिसिट था, शॉर्टेज था, वो धीरे धीरे इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ने लगेगा। तो ये है हमारा सेकंड स्टेप, क्या किया हमने, डीवैल्यूएशन। और ये डीवैल्यूएशन की वजह से हम क्या देखते हैं, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। ये एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी है, और इसमें मोस्टली हमें क्या दिखाई देता है, हमने जब अपने करेंसी की वैल्यू यानी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस किया इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, तो बट नेचुरल एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा उनके लिए, चीपर, और इंपोर्ट क्या हो जाएगा, कॉस्टली। क्योंकि अगर मैं इंपोर्ट करती हूँ, मैंने वहाँ से अगर सपोज $10 की भी चीज़ ली, तो आई हैव टू पे 700, मुझे 700 देना पड़ेगा, दैट मीन्स आई हैव टू पे मोर, मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इस तरह से इंपोर्ट हो जाएगा आपके लिए कॉस्टली, लेकिन एक्सपोर्ट हो जाएगा आपके लिए चीपर, तो आपके एक्सपोर्ट को प्रमोशन होगा। तो इसके लिए सेकंड जो है मॉनेटरी मेथड, दैट इज़ डिवैल्यूएशन, इट इज़ वेरी पॉपुलर, विच इज़ मोस्टली अडॉप्टेड बाय आवर गवर्नमेंट, और ख़ास करके द गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज। ओके बच्चों, देन थर्ड है डेप्रीसिएशन। अब ये डेप्रीसिएशन जब हम कहते हैं, हम अपने करेंसी को डेप्रीशिएट करते, यानी हमारी इकोनॉमी में हम एफर्ट्स डालते हैं कि हम अपने करेंसी की वैल्यू को थोड़ा रिड्यूस कर दें, उसकी वैल्यू थोड़ा कम कर दें। तो डेप्रीसिएशन क्या है, ये भी एक डीवैल्यूएशन की तरह ही हम फॉलो करते हैं। जनरली अगर हम देखें तो उनके जो इफ़ेक्ट हैं, जैसा डीवैल्यूएशन का आता है वैसे ही डेप्रीसिएशन का आता है, लेकिन डेप्रीसिएशन में थोड़ा स्ट्रेटजी अलग होता है, क्योंकि जब हम डेप्रीसिएशन की बात करते हैं तो इट इज़ जस्ट लाइक अ डीवैल्यूएशन। यहाँ पे भी हमारे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, या वी विल ट्राई टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। ये भी हमें जनरली दिखाई देता है। अब जनरली जब हम इसकी बात करते हैं, व्हेन वी विल सी दैट
कि किस तरह से आपके डेप्रिसिएशन में एफर्ट्स लिए जाते हैं और जिसमें सेंट्रल बैंक सम टाइम इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखो ये जो है ना एक्चुअली आपके व्हेन वी विल डिस्कस दिस टॉपिक, तो इस टॉपिक में जब हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जब डिसाइड होता है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट नॉर्मली कैसे डिसाइड होता है, इन द ओपन मार्केट। क्योंकि हमने देखा था स्पेशली जब हम इंडिया की बात करें तो शुरू से ही हमारे इंडिया में 1947 से लेके 1971 तक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था जो डिसाइड करता था, डिटरमाइन करता था बाय IMF अथॉरिटीज़, वो डिसाइड करते थे। लेकिन 1971 के बाद ये पैटर्न बदला और उसके बाद हमने देखा कि एक्सचेंज रेट जो है वो डिसाइड कैसे होता है, बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्स। देखो ये डायग्राम, ये आपके नोट्स में नहीं है लेकिन हम इस डेप्रिसिएशन को थोड़ा इजीली समझना चाहते हैं कि कैसे होता है। जब हम देखते हैं एक्सचेंज रेट, यहाँ पे एक्सचेंज रेट जो है वो डिसाइड होता है ऑन वाई एक्सिस, ओके, और यहाँ पे रहता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, ओके, क्योंकि क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सिस पे ज़्यादा हमें दिखाई देती है। अच्छा, जनरली जो हमारा डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी कर्व है वो इस तरह से स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगा वी विल डिमांड मोर फॉरेन करेंसी, हमें ज़्यादा डिमांड, क्योंकि सस्ता पड़ रहा है हमें फॉरेन करेंसी तो हम उनके एक्सचेंज में ज़्यादा डिमांड करते हैं। लेकिन जब हम सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी देखते हैं तो इट इज़ स्लोपिंग अपवर्ड, ये स्लोपिंग अपवर्ड जाता है, दैट इज सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। क्यों भाई? क्योंकि जैसे ही एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो जो सप्लाई करने वाली अथॉरिटीज़ हैं दे आर इंटरेस्टेड, दे आर रेडी टू सप्लाई मोर फॉरेन करेंसी, क्योंकि उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, इसके लिए वो ज़्यादा सप्लाई करते हैं। लेकिन जहाँ पे डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ उन्होंने इंटरसेक्ट किया वहाँ हो गया इक्विलिब्रियम, ओके। अब इस लेवल पे आपका ये क्वांटिटी फॉरेन करेंसी की डिमांड भी हुई और सप्लाई भी हुई और हमें आपको एक्सचेंज रेट जो है वो डिसाइड हो गया। देखो एक्सचेंज रेट डिसाइड हो गया। अब नॉर्मली ये एक्सचेंज रेट जो है वो मार्केट में चल रहा है, बट सपोज कभी ऐसा हुआ कि देयर इज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, आपकी फॉरेन करेंसीज की डिमांड बढ़ गई। अब जब फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है तो यही जो आपका डायग्राम है इट इज़ शिफ्टेड ऑन द राइट साइड, हम राइट साइड शिफ्ट देखते हैं। अब उसकी वजह से वी विल गेट द न्यू इक्विलिब्रियम दैट इज E1। देखो हमें न्यू इक्विलिब्रियम मिलता है। अब इस न्यू इक्विलिब्रियम में हम जनरली क्या देखते हैं, देखो क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड हुई। अब जब आप डिमांड ज़्यादा करोगे तो आपको एक्सचेंज रेट भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो देखो रेट बढ़ गया, यहाँ रेट बढ़ गया, यानी आपके लिए यहाँ पे यू विल सी दैट इम्पोर्ट विल बिकम कॉस्टली और एक्सपोर्ट का कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेट बढ़ गया तो यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, उनके लिए कॉस्टली हो जाएगा। और इसकी वजह से क्योंकि प्राइस बढ़ गई तो इसकी वजह से एक्सपोर्ट रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये सब चीज़ें फिर हमारे BOP पे अफेक्ट करती हैं। लेकिन जब हम कहते हैं डेप्रीसिएशन, जब हम डेप्रीशिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं बच्चों, क्योंकि डेप्रीसिएशन ऑफ अ कंट्री जब हम देखते हैं, हम करेंसी में करते हैं, तो जब फ्री कॉम्पिटिटिव मार्केट था तो उसमें कैसे था, डिमांड एंड सप्लाई फोर्स, आपने फ्री मार्केट फोर्सेस देखा, बराबर। लेकिन जब हम देखते हैं कि इस डिमांड में ज़्यादा हमारा डिमांड बढ़ गया, ज़्यादा डिमांड आ गया तो रेट बढ़ गया। अब यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो मॉनेटरी अथॉरिटी है यानी RBI वो इंटरफियर करती है। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी कहा कि हमारी इकोनॉमी में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट 1971 के बाद चालू किया गया, यानी हम फॉलो करते हैं जहाँ पे डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंटरसेक्ट करता है सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी, वहाँ एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। बट सम टाइम व्हेन द गवर्नमेंट फाइंड इट नेसेसरी कि हमारा जो BOP है वो काफ़ी डेफिसिट जा रहा है और यहाँ पे इंटरफेयर करना
नेसेसरी बन गया है, ज़रूरी बन गया है। तो आजकल हमारी इकोनॉमी में जब सेंट्रल बैंक प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो हम फॉलो करते हैं मैनेज्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। क्या फॉलो करते हैं बच्चों? मैनेज्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब वो क्या करती है, हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो इस सप्लाई को, फॉरेन करेंसी को थोड़ा बढ़ा देती है। जब सप्लाई कर्व में जब हम देखते हैं सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी बढ़ता है, तो यू विल सी दैट आपका सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी का जो कर्व है इट विल बी अगेन शिफ्टेड ऑन द, पहले डिमांड बढ़ा था तो हम डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी दैट इज DF1, फिर सप्लाई जब हमने बढ़ाया तो SF1, ये आपका राइट साइड शिफ्ट हुआ। जब ये होता है तो यू विल सी दैट ऑन ओरिजिनल डिमांड का यू विल गेट द न्यू इक्विलिब्रियम दैट इज E2। उन्होंने सप्लाई बढ़ाया अब इनके सप्लाई बढ़ने से देखो, आपकी सप्लाई बढ़ने से आपकी क्वांटिटी देखो दैट इज Q2, लेकिन रेट देखो रिड्यूस हो गया। आपकी इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक के इंटरफेरेंस होने की वजह से हमारे करेंसी का जो हमने देखा रेट जो था वो डेप्रिशिएट हो गया, रिड्यूस हो गया। तो इसके लिए सम टाइम हमारी जो सेंट्रल अथॉरिटीज़ हैं वो इस तरह के स्टेप्स को फॉलो करती हैं, यानी वो हमारे इकोनॉमी के सर्कमस्टेंसेस को ऑब्ज़र्व करती हैं और उसके ऑब्ज़र्व करने के बाद वो हमेशा इस तरह के इफ़ेक्ट्स लेती हैं कि अगर देयर इज़ नेसेसरी कि अगर एक्सचेंज रेट बहुत हाई है तो वो हमारे डेफिसिट को और बढ़ाएगा। तो इसके लिए नाउ इट इज़ नेसेसरी एंड द सेंट्रल बैंक प्ले अ वेरी एक्टिव रोल, दे विल ट्राई टू इंटरफियर। वो अपनी सप्लाई बढ़ा देते हैं ताकि एक्सचेंज रेट थोड़ा कंट्रोल में आए, थोड़ा रिड्यूस हो, तो उससे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो डिसइक्विलिब्रियम का बैलेंस है वो धीरे धीरे इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा, डेप्रिसिएशन हो या डीवैल्यूएशन, इससे आपके मनी की वैल्यू क्या होगी बच्चों? कम होगी। जब मनी की वैल्यू कम होगी यानी इससे क्या होगा, इससे होगा एक्सपोर्ट चीपर और इंपोर्ट कॉस्टलियर। और जब एक्सपोर्ट चीपर बनता है तो हर कोई हमारे चीज़ों को डिमांड करेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, फॉरेन करेंसी हमेशा हमारे देश में ज़्यादा आएगी, यानी हमारा रिसिप्ट का जो पोजीशन होगा वो अच्छा होगा। लेकिन इंपोर्ट कॉस्टलियर हो गया तो हम इंपोर्ट को कम कर देंगे और इससे हमारे देश में से बाहर आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन करेंसी धीरे धीरे कम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे इट विल अफेक्ट। कम से कम हम उसके लिए कुछ एफर्ट्स तो ले रहे हैं। तो इसके लिए हमने कहा कि डीवैल्यूएशन हो या डेप्रिसिएशन हो, दोनों का इफेक्ट सेम आता है। इन द बोथ केस वी विल ट्राई टू रिड्यूस आवर डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। लेकिन जब हम देखते हैं डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन में हम क्या देखते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ अ कंट्रीज करेंसी इट विल टेक प्लेस मोस्टली इन द फ्री या कॉम्पिटिटिव फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में होता है। लेकिन अगर डिमांड बढ़ी, एक्सचेंज रेट बढ़ा, तो इसमें फिर सेंट्रल बैंक जो है वो थोड़ा इंटरवेन करती है और एक्सचेंज रेट को कम कर देती है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, डेप्रिसिएशन का भी इफ़ेक्ट हमारे एक्सपोर्ट को बूस्ट करता है और हमारे इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, और हमारा जो डिसइक्विलिब्रियम है, हमारा जो डेफिसिट है, वो थोड़ा इक्विलिब्रियम की तरफ टर्न ऑन होना शुरू होता है। तो ये हमारी सक्सेस है। ओके बच्चों। अच्छा, फोर्थ है एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल मूवमेंट। अब ये भी हमने किया हुआ है। जब हम देखते हैं एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल मूवमेंट, ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखा था, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अट्रैक्ट करती है टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन अवर कंट्री। हम अगर थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे ना बच्चों, तो फॉरेनर्स को लगेगा अरे अच्छा रिटर्न मिल रहा है, चलो इंडिया में इन्वेस्ट करो, इंडिया का जो रिटर्न है वो अच्छा है, इंडिया में जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा हमको सपोर्ट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ गई है, टेक्निकल नो हाउ बढ़ गया है। तो बस इस तरह से वी विल ट्राई टू अट्रैक्ट द फॉरेन
इन्वेस्टमेंट। और जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम वहाँ से लेते हैं और उसके थ्रू जब हम अपनी इकोनॉमी में मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आती है, तो धीरे धीरे हमारा जो डेफिसिट है वो रिड्यूस होने लगता है, क्योंकि उसके बाद हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने लगता है। और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो बट नेचुरल हमारा डिसइक्विलिब्रियम जो है वो इक्विलिब्रियम की तरफ थोड़ा मूव होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल मूवमेंट, यानी वी विल ट्राई टू बोरो द कैपिटल फ्रॉम फॉरेन कंट्री, वी विल ट्राई टू मेक अवर एटमॉस्फियर, अवर कंडीशन इन द इकोनॉमी इन सच अ वे कि फॉरेनर्स को लगे अरे इंडिया में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और काफ़ी फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। तो जब उनको बेटर पोटेंशियल मिलेगा तो बस हमारा जो डिसइक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम की तरफ टर्न होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, लास्ट मॉनेटरी मेथड है दैट इज़ एक्सटर्नल डेप्ट या फॉरेन एड। जब हम कहते हैं एक्सटर्नल डेप्ट, डेप्ट यानी कर्जा लिया, यानी वी हैव बोरोड फंड्स, हमने फंड्स को बोरो किया है। और जब हम फंड्स को बोरो कर रहे हैं या एक्सटर्नल एड जब हम बोल रहे हैं, तो सम टाइम फॉरेन करेंसीज जो हैं वो हमें एक्सटर्नल एड भी देती हैं, यानी हम कंसेशन पे वहाँ से लोन भी बोरो करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि फ़ॉरेन की जो एजेंसीज़ हैं, फ़ॉरेन की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फ़ॉरेन की जो गवर्नमेंट हैं, वो हमको डेप्ट यानी कर्जा देने के लिए रेडी हैं। दे लेंड देयर फंड इन द इंडियन इकोनॉमी, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करती हैं। इससे क्या होता है, हमारा डेफिसिट जो है वो भी काफ़ी अच्छा होने लगता है। लेकिन कंडीशन एक, उनका जो इंटरेस्ट रहता है ना वो कम रहता है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। तो या उसमें कुछ कंसेशंस होते हैं, उसकी वजह से भी हमको, या सब्सिडीज़ होते हैं उसकी वजह से हमको बेनिफिट मिलता है। तो इस तरह से फॉरेन का डेप्ट जब हम लेते हैं, एक्सटर्नल डेप्ट लेते हैं, या फॉरेन की जब हम एड लेते हैं, मदद लेते हैं, कंसेशनल यानी लो रेट इंटरेस्ट पे जब हम लोन्स उठाते हैं, तो इट आल्सो सपोर्ट आवर प्रोडक्शन सिस्टम, वो हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ के लोन आइदर हमारे प्रोडक्शन रिसोर्सेज में जाते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर में जाते हैं, यानी जो हमारे प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट के लिए रहते हैं वहाँ पे स्पेशली जो हमारे प्रोडक्टिव और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उस पे हम मोस्टली प्रेफर टू टेक द एक्सटर्नल डेप्ट। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ लिक्विडेटिंग होते हैं, यानी 4-5 साल के बाद जब वो एक अच्छी प्रॉपर्टी बन के तैयार हो जाएगी, बहुत बड़ा एयरपोर्ट तैयार हो गया या बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट तैयार हो गया, तो वो इतना कमा के देगा कि हमने जो कर्जा लिया है वो बहुत आसानी से उतर जाएगा। तो इसकी वजह से हमने क्या किया कि हमने कर्जा लेके अपने देश में प्रोजेक्ट्स में हमने डाला। अब उसकी वजह से जब हमारे कैपिटल असेट्स बढ़ते हैं और जब वो अर्न करना स्टार्ट कर लेते हैं, तो ना सिर्फ वो एक्सटर्नल डेप्ट को रीपे कर देते हैं, रिडीम कर देते हैं, लेकिन उनके बाद उनकी क्वालिटी बढ़ जाती है, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इससे हमारा जो डेफिसिट है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू होता है। तो ये हैं हमारे मॉनेटरी मेथड्स, जिसमें हमने डिफ्लेशन देखा, डिवैल्यूएशन देखा, डेप्रिसिएशन देखा, कैपिटल मूवमेंट्स के थ्रू हमने एडजस्टमेंट देखा, और लास्ट में देखा एक्सटर्नल डेप्ट या फॉरेन एड। इन सब में हमने वॉल्यूम ऑफ मनी को मोबिलाइज किया, फंड्स को मोबिलाइज किया। इस तरह से हमने स्ट्रेटजी को फॉलो किया कि हमारे इकोनॉमी में एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट कम हो, ताकि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हो वो पॉजिटिवली बढ़े और हमारे देश की जो पोजीशन है वो ओवरऑल इम्प्रूव। ओके बच्चों, अब बढ़ते हैं नॉन मॉनेटरी मेजर्स की तरफ। नॉन मॉनेटरी मेजर्स को हम जनरल मेजर्स कहते हैं। अब इन जनरल मेजर्स में भी वी विल सी दैट कि गवर्नमेंट बहुत सारी स्ट्रैटेजीज फॉलो करती हैं, जनरल मेजर्स फॉलो करती हैं, जिसकी वजह से वो कोशिश करती हैं कि हमारे इकोनॉमी का जो डेफिसिट है वो धीरे, स्लोली, ग्रेजुअली कम हो जाए। जिसमें पहला हम देख रहे हैं टैरिफ। अब जब हम टैरिफ की बात करते हैं, टैरिफ यानी ड्यूटीज़, यानी कस्टम ड्यूटीज़ को थोड़ा अगर हमने बढ़ा दिया तो बट नेचुरल इससे क्या हो जाएगा, हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और अगर हमारा इंपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड हो गया
तो बट नेचुरल हमारा जो डेफिसिट बैलेंस है उसको हम थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे, यानी हम डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ टर्न हो जाएंगे। तो पहला स्टेप ये लिया जाता है कि टैरिफ, क्योंकि ये जब हम कोशिश करते हैं, जब इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी हमारे पॉपुलेशन की वजह से, उनकी बढ़ती हुई इनकम की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट को मजबूरी में टैरिफ फिक्स करना ही पड़ता है। यानी अगर आप हद से ज़्यादा इंपोर्ट करोगे तो यू हैव टू पे द टैरिफ, फिर उसके बाद आपका टैरिफ बढ़ जाता है, देन वी फील इट कि अरे फिर बाद में तो गुड्स हमारे लिए कॉस्टली हो जाते हैं, सो वी विल रिड्यूस आवर इम्पोर्ट, फिर हम इम्पोर्ट कम कर देते हैं। क्योंकि जब हम इम्पोर्ट पे टैरिफ डालेंगे, ड्यूटीज़ डालेंगे, तो इम्पोर्ट विल बिकम कॉस्टलियर, और जब कॉस्टली हो जाएगी तो बट नेचुरल हमारा कंजम्पशन इम्पोर्टेड गुड्स का कम हो जाएगा, और इसकी वजह से जो आउटफ्लो हो रहा था ड्यू टू इम्पोर्ट वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसके लिए पहला स्टेप क्या लिया जाता है, टैरिफ। आप इम्पोर्टेड गुड्स पे टैरिफ डाल दो, अब टैरिफ डालेंगे तो उनकी प्राइस बढ़ जाएगी, इट बिकम कॉस्टली, और जब कॉस्टली हो जाएगा तो धीरे धीरे हम क्या पसंद करेंगे, डोमेस्टिक गुड्स की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। यानी हम इंस्टेड ऑफ परचेजिंग द फॉरेन गुड्स वी विल प्रेफर टू टेक द चीपर डोमेस्टिक गुड्स। तो आपके टैरिफ आपके डेफिसिट को थोड़ा इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है कोटा। नाउ सम टाइम टू रिस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट, क्योंकि यहाँ हर चीज़ में आप देख रहे हो इम्पोर्ट को ही हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। सम टाइम गवर्नमेंट क्या करती है, टू रिस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट दे विल ट्राई टू फिक्स एंड परमिट द कोटा। वो कुछ कोटा यानी अप टू मैक्सिमम लिमिट आपके लिए फिक्स कर देते हैं। यानी इफ़ यू विल गो बियॉन्ड दैट लिमिट, अगर उस बियॉन्ड जाओगे तो उसमें काफ़ी टैरिफ और कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा होती है जो हर कस्टमर पे करना नहीं चाहता। इसके लिए वो क्या कर देते हैं, कोटास को फिक्स कर देते हैं कि मैक्सिमम कोटा इतना ही आप इंपोर्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। तो एटलीस्ट हमारा आउटफ्लो जो होगा एक करेंसी का वो थोड़ा कंट्रोल में हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो कोटास के थ्रू यानी क्वांटिटी, हम क्वांटिटी फिक्स कर देते हैं कि इतना ही क्वांटिटी आप इंपोर्ट कर सकते हो, मैक्सिमम क्वांटिटी इज़ फिक्स्ड। आप इतना ही परमिशन दोगे, इतना ही अलाउ करोगे, उसके बियॉन्ड यू विल नॉट बी अलाउड। ओके बच्चों, तो ये भी आपके इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने में हेल्प करता है और आपके डिसइक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम की तरफ जाने में मदद करता है। देन थर्ड, एक्सपोर्ट प्रमोशन। अब ये हर इकोनॉमी करती है, हर इकोनॉमी चाहती है कि हम अपने क्वालिटी को, अपने प्रोडक्शन को इतना बेटर, इतना सुपीरियर बनाएं और इतना बेटर प्राइसेस में हम लोग प्रोवाइड करें इन द इंटरनेशनल मार्केट, सो दैट हमारा एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा बढ़े। और जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो बट नेचुरल ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी हमारे देश में हमारे प्रोड्यूसर्स अर्न करेंगे, और जो एट प्रेजेंट मल्टीनेशनल कंपनीज़ कॉरपोरेशंस अर्न कर रही हैं। तो इस एक्सपोर्ट प्रमोशन में हमारी गवर्नमेंट सबसे पहले जो कोशिश करती है वो क्या, उन्हें टैक्स कंसेशन देती हैं। जो प्रोड्यूसर्स हैं, आपको टैक्स में कंसेशन मिलेगा, आपको सब्सिडीज़ दी जाएगी, आपको मार्केटिंग में भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। ऑल द फैसिलिटीज़ एंड अमेनिटीज़ विल बी प्रोवाइडेड टू प्रोड्यूसर। हर प्रोड्यूसर्स को मार्केटिंग में उन्हें असिस्टेंस मिलेगा, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ मिलेगी, या उनको सब्सिडीज़ दी जाएगी, या उन्हें हम ज़्यादा ग्रांट देंगे, उन्हें हम ज़्यादा ऑटोनॉमी देंगे, नो रिस्ट्रिक्शन, या अगर उन्होंने ऑक्ट्रा भी भरा है वो भी उनको रिफंड दो एज अ बोनस, ताकि आगे चल के और एक्सपोर्ट करो। ये सब हम फाइनेंशियल रिवॉर्ड क्यों दे रहे हैं, ताकि दे शुड बी मोटिवेटेड, दे शुड बी स्टिमुलेट टू एक्सपोर्ट मोर एंड मोर। या उनको एक्साइज में भी एग्जम्पशंस देते हैं, यानी उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी का भी एग्जम्पशन रहेगा, वहाँ पे भी बेनिफिट हो रहा है। तो ऑल टाइप ऑफ बेनिफिट्स, ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज, ऑल टाइप ऑफ इंसेंटिव्स हम किसको देते हैं, उन सब प्रोड्यूसर्स को जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी लेके आएँ, और इससे हमारा जो डेफिसिट का प्रॉब्लम है वो धीरे 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 करके कम हो। ओके बच्चों, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन भी एक बेस्ट हमारा ऑप्शन या हमारा एक मेजर रहता है, जिससे हमारा जो डिसइक्विलिब्रियम है वो हमारा मैनेज होने लगता है।
या हम देखते हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब ये भी एक हमारे डिसइक्विलिब्रियम में मैजिक करता है, क्योंकि जो चीज़ें हम इम्पोर्ट करते थे बाहर से, अब अगर वही सब चीज़ें आप अपनी इकोनॉमी में खुद बनाओगे, और जिसमें हमारे इंडियंस ने तो बहुत कमाल करके दिखाया है, क्योंकि दिस मैजिक इज़ एक्चुअली हैपेंड इन आवर इकोनॉमी। दैट इज़ वाई हम देख रहे हैं बहुत से फॉरेन के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट देयर ह्यूज फंड्स इन इंडियन इकोनॉमी। वाई? क्योंकि हम उतने उस प्रोडक्ट की लेवल को हम बना रहे हैं। जब हम कहते हैं कि ऑटोमोबाइल्स, तो इंडियंस आर परफॉर्मिंग वेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इंडियंस आर परफॉर्मिंग वेल। यानी जो चीज़ें हम पहले बाहर से इंपोर्ट करते थे, बट नाउ वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ दैट। यानी इंडियंस हैं, उनका डेडिकेशन है, उनका डिटर्मिनेशन है, तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया है बच्चों। तो इसके लिए इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, और जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, अगर वही चीज़ें आप लो कॉस्ट पे अपने देश में बना रहे हो और बेटर क्वालिटी, तो गवर्नमेंट उन्हें टैक्स में बहुत कंसेशन, यानी टैक्स की हॉलिडे, कि चलो आपके ऊपर टैक्स का हम बर्डन कम कर देंगे, आपको कैश का सब्सिडीज़ देंगे, हम आपको असिस्टेंस देंगे, हेल्प देंगे इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में, आपको टेक्निकल असिस्टेंस उसमें भी हम सपोर्ट करेंगे, बहुत सारे स्केर्सिटी ऑफ इनपुट रहता है उनको, वो भी हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन करो। तो इसके लिए मैंने पहले कहा इंडियंस हैं तो पॉसिबल है, उन्होंने मैजिक करके दिखाया है। तो बहुत सारी चीज़ों में हम पहले बाहर से इंपोर्ट करते थे, बट नाउ दे आर प्रोड्यूस्ड इन आवर ओन कंट्री, हमारे देश में प्रोड्यूस होता है। तो जिसकी वजह से हमारा जो एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट में कन्वर्ट होने लगा है, और ये मैजिक पॉसिबल है। तो इसके लिए इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो हम इंपोर्ट करते थे अब वैसी क्वालिटी अपने देश में भी बनाओ। ओके बच्चों, नेक्स्ट है स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म। तो हमने ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया है, हमने रिटर्न्स काफ़ी अच्छे दिए हैं, हमने प्रोडक्टिविटी लेवल को इतना अच्छा बनाया है, हमने रिसोर्सेज को इतना अच्छा एलोकेट किया है कि हमारे जो फॉरेनर्स हैं दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन इंडियन इकोनॉमी। जब वो रेडी होते हैं, जब इस तरह का अट्रैक्शन उन्हें मिलता है, अच्छी रिटर्न मिलती है, तो बट नेचुरल एवरीबडी, क्योंकि हम किसकी वजह से अट्रैक्ट होते हैं? पैसा, पैसा, क्योंकि हर चीज़ पैसा ही बोलता है, एंड हर एक का सपना इज़ मनी मनी। और जब उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ज़्यादा मनी का रिटर्न मिलेगा, तो वो हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगे। और प्लस टूरिज़्म का एटमॉस्फेयर, हमने इतना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप कर दिया है, यानी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स जो हैं उनको हमने डेवलप किया है, बहुत सारे अच्छा उनको इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे कम्युनिकेशन का हो, बैंकिंग में हमने फैसिलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दी है, बेटर मार्केटिंग फैसिलिटीज़ जो है हमने उनको प्रोवाइड की है। हर एक चीज़ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड, जो हमारे टूरिज़्म को अट्रैक्ट करती हैं। तो टूरिज़्म की भी वजह से जब बाहर के टूरिस्ट यहाँ घूमने आ जाएंगे, तो बट नेचुरल दे विल स्पेंड देयर मनी ओवर हियर, और उससे भी हमारी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी मिलता है, क्योंकि वो जहाँ रहते हैं होटल्स में वहाँ खर्चा करेंगे, फूड पे खर्चा करते हैं, शॉपिंग करते हैं, मार्केट्स में खर्चा करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा करते हैं, प्लस बैंकिंग से अपने करेंसीज़ को चेंज करते हैं, वहाँ सर्विस चार्ज देते हैं, बाय ट्रांसपोर्ट जहाँ आते हैं वहाँ खर्चा करते हैं। तो हमारे को यही तो सब चाहिए, यानी इस तरह के स्टेप्स उठाते हैं ताकि फॉरेन की इन्वेस्टमेंट भी बढ़े। फॉरेन का इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे हमने लिया हुआ है हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स में, वो भी हमने बहुत ही हमने जो है अपने अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। और टूरिज़्म की भी तरफ हमने बहुत से फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं, ड्यू टू द रिच कल्चर इन आवर इंडियन इकोनॉमी, दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू विजिट इंडिया। तो ये टूरिज़्म की वजह से भी हमने काफ़ी अच्छा इनकम अर्न किया, स्पेशली इन 2017 में को तो हमने कहा इंटरनेशनल ईयर, क्योंकि हमने काफ़ी अच्छी करेंसी जो थी वो इस साल कमाई। तो ये सब हम चाहते हैं ताकि हमारा डेफिसिट जो BOP है वो पॉजिटिव हमेशा रहे। नेक्स्ट 6th है इंटरनेशनल मेजर्स,
यानी हमारी इकोनॉमी में ये इंटरनेशनल मेजर्स भी लिए जाते हैं बच्चों। यानी सम टाइम हमारा जो डिसइक्विलिब्रियम है, जो डेफिसिट पोजीशन है, उसमें क्या करते हैं, वी विल ट्राई टू मेक अ ग्रुप विथ द डिफरेंट इकोनॉमीज़, और फिर हम उनमें से फिर इतना ट्रेड बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इतने अपने एक्सपोर्ट को एक्सपांड करते हैं ताकि हमारा जो डेफिसिट बैलेंस है वो पॉजिटिव हो जाए। तो इसके लिए हमारे इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमेशा हम एग्रीमेंट करते हैं। जैसे आप देखते हो बाय WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अब जब हम इसका मेंबर बनते हैं तो बट नेचुरल हमारे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ एक्सपांड होंगे, और जितना ट्रेड बढ़ेगा बट नेचुरल हर एक फ्लो ऑफ गुड्स हो, सर्विसेज हो, कैपिटल हो, लेबर हो बढ़ेगा, और रिस्ट्रिक्शंस घटेगी, तो बट नेचुरल बेनिफिट होगा। या दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे सार्क, क्योंकि इंडिया उसका भी मेंबर है, या हम देखते हैं अनटैग्ड, उसका भी हम मेंबर्स हैं, जिसकी वजह से ट्रेडिंग बढ़ते हैं। जब हम कहते हैं सार्क तो फुल फॉर्म है दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, दैट इज सार्क। या अनटैग्ड जब हम बोलते हैं दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो जब हम इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को एक्सपांड करते हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हर एक इकोनॉमी इंटीग्रेटेड हो गई है विथ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी वजह से ट्रेडिंग जो हमारा वॉल्यूम है वो बढ़ गया है। जब ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, तो बट नेचुरल वहाँ के विजिटर्स यहाँ आएंगे, तो टूरिस्ट भी हमारे पास आए, वहाँ के इन्वेस्टर्स भी आपके पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं या डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं, बस पोजीशन इम्प्रूव हो रही है। यानी ये आपकी फाइनेंशियल जो इंटरनेशनल फॉरेन करेंसी चाहिए, इस बैलेंस को बच्चों इम्प्रूव करते हैं। तो इंटरनेशनल मेजर से भी हमारे डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन को हम इम्प्रूव करते हैं। ओके बच्चों, लास्ट है सोशल मेजर्स। जब हम कहते हैं सोशल मेजर्स, यानी इट इज़ वन काइंड ऑफ सोशल साइकोलॉजी, एक सोशल अवेयरनेस है। जब हम कहते हैं सोशल अवेयरनेस या सोशल साइकोलॉजी, यानी हमारी थिंकिंग को, हमारे सोच को थोड़ा बदल रहे हैं। यानी वी विल ट्राई टू मेक अवेयर अवर पीपल टू यूज़ द स्वदेशी गुड्स एंड सर्विसेज, यानी अपने देश की चीज़ें यूज़ करो। यानी वी विल ट्राई टू मेंटेन द स्वदेशी स्पिरिट अमंग द पीपल। हम चाहते हैं लोग स्वदेश की तरफ, अपने देश की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और इसमें हमने रिसेंटली देखा आवर ऑनरेबल आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, और उन्होंने नारा दिया था दैट यू ऑलवेज सपोर्ट आवर इंडियन बिजनेसमैन, आवर प्रोड्यूसर। और उनको लिए उन्होंने क्या कहा दैट यू हैव टू यूज़ वोकल फॉर द लोकल, यानी आप अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा सपोर्ट करो, उनके स्किल में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो, और ख़ास करके स्टार्टअप्स, उनमें उन्होंने काफ़ी फाइनेंशियली और क्रेडिट फैसिलिटीज़ को सपोर्ट किया। तो ये सब क्या है, सोशल अवेयरनेस। ये क्या है, आप में वो अवेयरनेस अवेकनिंग किया है कि आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फॉरेन ब्रांड्स यू ट्राई टू यूज़ योर डोमेस्टिक ब्रांड्स। आप अपने देश, जैसे हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं तो हम ज़्यादातर चाइना के यूज़ करते थे, क्योंकि हर एक को लगता था सस्ता है, इसके लिए हम उसकी वजह से हम ज़्यादा करते थे, परचेज करते थे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इंडियंस आल्सो producing the better type of goods in our Indian economy, so why not you will try to purchase your स्वदेशी goods। ये हमने देखा क्रैकर्स हैं, काफ़ी चाइना से आते थे, तो हमने कहा नहीं, हम बैन करते हैं। यानी हम बैन, यानी हम ऑफिशियली नहीं कहेंगे, लेकिन लोगों को इतना मोटिवेट करते हैं कि आप हमारे इंडियन ब्रांड्स को भी ज़्यादा सपोर्ट करो, ताकि डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें भी मोटिवेशन मिले, दे विल आल्सो प्रोड्यूस मोर। तो इसके लिए उन्होंने मोस्टली कहा ट्राई टू बी द वोकल फॉर द लोकल, यानी आप लोकल प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा सपोर्ट करो, उन्हें हम ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, तो बट नेचुरल हमारा ही देश तरक्की करेगा। तो ये क्या है, सोशल अवेयरनेस। और जब हम इस तरह की सोशल मेजर्स को, सोशल अवेकनिंग को कंटिन्यू करेंगे बच्चों,
तो बट नेचुरल इम्पोर्ट पे हमेशा कम आपका प्रेशर रहेगा, यानी हमारे फंड्स ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे, हमारे ही देश के अंदर फ्लो करेंगे, यानी हमारा ही समाज इम्प्रूव होगा, हमारा ही देश आगे बढ़ेगा। तो ये है नॉन मॉनेटरी मेजर्स, जिसे हम जनरल मेजर्स कहते हैं। कौन कौन से थे? टैरिफ हैं, हम टैरिफ यानी ड्यूटीज़, हम कस्टम को बढ़ा देते हैं तो प्राइस बढ़ जाती है, इसके लिए फॉरेन के प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं? महंगे, और इन प्लेस ऑफ दैट हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो सस्ते हो जाते हैं। या कोटास, उसको हम फिक्स कर देते हैं और अलाउ कर देते हैं इतना मैक्सिमम क्वांटिटी, और बियॉन्ड दैट यू विल नॉट बी अलाउड। तो इससे भी इंपोर्ट पे थोड़ा आपका कम हो जाता है और इससे हमारा डेफिसिट धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगता है। या हमने देखा एक्सपोर्ट प्रमोशन, अगर प्रोड्यूसर जो एक्सपोर्ट कर रहा है और उनकी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आप इतने सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हो, आप उन्हें टैक्स का कंसेशन दे रहे हो, उन्हें सब्सिडीज़ दे रहे हो, उन्हें ग्रांट दे रहे हो, उन्हें आउटरा रिफंड करके दे रहे हो, उन्हें मार्केटिंग का फैसिलिटीज़ दे रहे हो, उनकी जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है वो भी आप रिडीम करके दे रहे हो, हर तरह का सपोर्ट, ताकि वो मोटिवेट हो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए। आप ऐसे स्टेप ले रहे हो ताकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हो। जो इंपोर्ट हम पहले करते थे, अगर वही गुड्स आप अपने देश में बनाते हो तो बट नेचुरल आपको टैक्स के ऊपर बहुत सारा हॉलीडेज़ यानी कंसेशन, कैश में सब्सिडीज़ मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो मदद चाहिए वहाँ से आपको ग्रांट दी जाएगी, टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए वो भी असिस्टेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको कोई रॉ मटेरियल है, कोई इनपुट है नहीं मिल रहा है, शॉर्टेज है, स्केर्सिटी है, तो भी गवर्नमेंट आपको पहले प्रोवाइड करेगा। तो ये सब चीज़ों में गवर्नमेंट आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगी व्हेन यू आर गोइंग टू हेल्प आवर गवर्नमेंट फॉर इम्पोर्ट का सब्स्टिट्यूशन। दैन स्टेप्स टू अट्रैक्ट द फॉरेन का इन्वेस्टमेंट। आप अगर फॉरेन के इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाते हो, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में ले पाते हो, तो बट नेचुरल आपको ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलता है, प्लस इससे आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी। या आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इस तरह से कर रहे हो ताकि टूरिज़्म ज़्यादा बढ़े, तो बट नेचुरल उसकी वजह से भी हमने देखा कि आपकी इकोनॉमी में फॉरेन करेंसी बढ़ती है। या इंटरनेशनल मेजर्स, समटाइम वी बिकम अ गुड मेंबर ऑफ वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे WTO है या सार्क है या अनटैग्ड है, तो इनके जब हम मेंबर बनते हैं तो बट नेचुरल हमारा जो वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड है वो बहुत बढ़ता है, विच ब्रिंग द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन आवर BOP का पोजीशन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ सोशल मेजर, यानी एक सोशल साइकोलॉजी को आप इस तरह से क्रिएट करो कि वी विल ट्राई टू परचेज आवर गुड्स फ्रॉम आवर इंडियन डोमेस्टिक ब्रांड्स ओनली, यानी हम स्वदेशी चीज़ को ही अपनाएंगे, वही चीज़ें वही ब्रांड हम अपनाएंगे जब हम अपने देश के प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करेंगे, इंस्टेड ऑफ हैविंग द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, शो ऑफ एंड स्नॉब इफेक्ट को हम थोड़ा छोड़ देंगे थोड़े टाइम के लिए। यानी इससे क्या होगा, हमारे प्रोड्यूसर को एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, दे विल बी produce more to satisfy the wants of our population। तो इसके लिए वो हमेशा हमारे BOP के पोजीशन को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। तो सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए। दैन हमने देखा अवेकनिंग ऑफ द स्वदेशी स्पिरिट होनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने हमेशा कहा कि ऑलवेज ट्राई टू बी द वोकल फॉर द लोकल। तो अगर ऐसा करते हो तो बट नेचुरल अपने देश को आप सपोर्ट करते हो। तो ये हैं आपके मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी मेजर्स जो हम हमेशा लेते हैं ताकि हमारे इकोनॉमी का जो डेफिसिट डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन है उसको हम धीरे धीरे करके कम करें और इक्विलिब्रियम की पोजीशन की तरफ जा सकें। ओके बच्चों, तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यू विल राइट ऑल द मॉनेटरी। जैसे हमने कहा डिफ्लेशन था, डीवैल्यूएशन था, डेप्रिसिएशन था, कैपिटल मूवमेंट है या एक्सटर्नल डेप्ट है, तो इनमें से आप कोई भी 4 ले लो मॉनेटरी। यहाँ पे 7 है, एनी आपने 5 ले लिया। तो इस तरह से यू आर नॉट कंपल्शन कि यू विल राइट ऑल द पॉइंट्स इन योर एग्ज़ाम। आप समझो,
आपने समझ लिया, उनमें से आप सेलेक्ट करो जो इजीली आप लिख पाते हो, यू कैन राइट इट। ओके बच्चों, और प्रेजेंटेशन का तो टेंशन रखना ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव प्रिपेयर्ड नोट्स फॉर यू, जो बहुत ईजी लैंग्वेज में आपके लिए अवेलेबल है ऑन माई website. Okay bachcho, so if you like this video, you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.